हाय दिस इज अर्पित। तो बिजनेस अड्डा क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं इसके बिजनेस के चैप्टर को। तो आज हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है उसका नाम है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स किस तरीके से जो कंपनी के अंदर लेवल्स होती है वर्क करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जिससे कि हमारे जो एचओडी और बीओडी होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी एक लेवल्स होती हैं। फर्स्ट, जैसा कि आप इन दिस डायग्राम यू कैन सी द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं अपनी टॉप मैनेजमेंट की। टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर क्या है? प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं हमारे? प्रेसिडेंट, चेयरमैन, द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लान्स या प्रोसीजर को बनाते हैं, उससे डिसीजन लेते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या आगे आएगा, कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं और काफ़ी सारे डिसीजन इनके हाथों में होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट हेड, ब्रांच मैनेजर, डीन ऑफ स्कूल। क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वो हमारा हो जाता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है डिपार्टमेंट। इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट बना लिए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, यानी कि काफ़ी सारे आपने डिपार्टमेंट इसमें देखे होंगे। तो इसी तरीके से इसमें यहाँ पर भी हमारा ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क करता है। फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है सुपरवाइजर, फॉरमैन, ऑफिसर, मैनेजमेंट। तो इसमें हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आता है। तो और हमारा लास्ट है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, सेल्समैन, क्लरिकल, टेक्निकल एम्प्लॉय। तो मान के चलिए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने किसी भी तरीके का डिसीजन लिया, कोई भी मान के फॉर एग्जांपल कि कंपनी के अंदर एक और टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद जाकर वो ऑर्डर मिडिल लेवल के पास गया, तो मिडिल लेवल ने उस चीज़ को सभी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उन सबको बताया कि किस तरीके से आपको वर्क करना है किसी भी एक डिपार्टमेंट में रहकर अपनी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो वो जो उसने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने वहाँ पर जो डिसीजन लिया है उसको फॉलो करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और यही चीज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो बंदा है वो इस चीज़ को कहाँ ले जाएगा? फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिससे कि वो अपने इस गोल को पूरा करा सके। ऐसे ही और उस गोल को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट, जैसे ही अपना कोई भी प्रोडक्ट जो फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था वो बन के तैयार हो जाएगा, तब वो जाएगा सेल्समैन, क्लरिकल, टेक्नोलॉजिस्ट और एम्प्लॉयज़ के बाद। तो हमने यहाँ पर ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इस ग्राफ के थ्रू हमने इसको समझ लिया है। तो चलिए इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर हमारा कह रहा है टॉप मैनेजमेंट डेजिग्नेशन एंड फंक्शन। देखो इसकी डेजिग्नेशन क्या होती है और फंक्शन क्या होते हैं। कंप्रोमाइज ऑफ सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, मैनेजमेंट डायरेक्टर, जीएम, वीपी। मेन टास्क इज कंट्रिब्यूटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इनका जो मेन टास्क होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंट्रप्टिंग करना, यानी कि प्लेजरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, फॉर्मुलेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज। ये यहाँ तक कि सारी चीज़ों पर ही अपना कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को देखकर, सेल्स एक्टिविटी को देखकर, कंट्रोलिंग ऑफ द वर्क फ्रॉम इंडिविजुअल अप्रूविंग बजट। और ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये सब बजट्स को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी पॉलिसी और एक स्ट्रेटजी प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे कि ये अपने गोल्स को ईजिली तरीके से पूरा कंप्लीट कर सकें। तो हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं कंप्रोमाइज ऑफ सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, जीएम, एमपी। मेन टास्क इज कंसेप्टलाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये सब किस चीज़ को लेकर चलते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी को लेकर। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट एंड डिविजनल हेड। इट मेंटेन्स इट execution of plans, policy framed by top level men and preparing organization setup and appointing employees, issuing instruction and motivating employee, ensuring independent cooperation as well। देखो कुछ नहीं होता है इसमें। जो क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट
से इनको कमांड मिली होती है, जो भी काम मिला होता है, तो उन चीज़ों को डिपार्टमेंट, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको सब डिवाइडेशन करके डिविजनल हेड्स के जो जिसका काम होता है अथॉरिटी के हिसाब से उन लोगों को दे दिया जाता है कि इस टास्क को, अपने गोल्स को पूरा करें अपनी अथॉरिटी के और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। और सभी के पास एक अथॉरिटी होती है कि इसको किस तरीके से वर्क को पूरा करना है। ठीक है, तो और हमारा आ जाता है फिर लास्ट में सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल डेजिग्नेशन एंड फंक्शन। देखो क्या होता है यहाँ, कंसिस्ट ऑफ अ फॉरमैन सुपरवाइजर मेन टास्क टू एन एक्चुअल implementation of the policies as a per decision top level management and also bring work or governance before the management maintain discipline among the workers। क्योंकि इसमें बात कही गई है क्योंकि जो सारे डिसीजन लेता है वो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, जो पॉलिसीज बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, कोई भी प्रोग्राम बनाता है, कोई भी गोल्स को सेटअप करता है, तो वो करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, उन जो बंदे हैं, जो वहाँ के बंदे हैं, उनको हेड बनाता है, डिपार्टमेंट बनाता है उस गोल्स को पूरा करने के लिए। वो गोल को पूरा नहीं करता, गोल को पूरा करने के लिए हेड बनाता है अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। फिर थर्ड लेवल में हमारा क्या आ जाता है, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशन लेवल, जिसमें फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे यही बात की गई है कि जो इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सारी बातें को सोचता है, डिसीजन लेता है, उनको वो पूरा कौन करता है, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये लेवल मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से तीनों वर्क करते हैं। अब हमारा लास्ट में आ जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, हमारे ये फंक्शंस किस तरीके के होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारे फंक्शंस हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। हाँ, मेन 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, और ये आगे चल के एक बड़े हम इसमें हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इसके बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम छोटे डिटेल ब्रीफ में जान लेते हैं। प्लानिंग एक्टिविटी अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लान के आप कोई भी काम आगे नहीं कर सकते, और बिना प्लान के अगर कोई भी काम आपने किया तो आपको बहुत ज़्यादा फेलियर मिल सकती है और सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, planning, setting objective and target and formatting action plan. It is a break gap between where we end and where we want to reach. देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, what is to be done, how it is to be done, when is to be done, it is a gap of bridge। देखो हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है और किस तरीके से करना है, ये सब डिसाइड होता है प्लानिंग में। और ये एक तरीके का गैप, ब्रिज का गैप होता है कि आज हम यहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। जैसे मान के चलिए किसी भी कंपनी ने डिसाइड किया 100 यूनिट्स हमें बनानी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो इस तरीके से प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से हमें उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, किस तरीके की मशीन लगानी चाहिए, किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये सब प्लानिंग करके चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स असेसिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। क्या किया हमने, किसी भी गोल को सबसे पहले सेटअप कर लिया, प्लान कर लिया, हमने अच्छी तरीके से उस चीज़ को प्लान कर लिया, लेकिन उस प्लान को पूरा करने के लिए हमें ऐसे बंदे चाहिए जो कि इसको पूरा करने के लिए हेल्प कर सके, उनकी उस ड्यूटीज़ को निभा सके। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है इन्वॉल्व, जैसे कि सभी चीज़ों की जो हमारी चीज़ें होती हैं सबको ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि सबको इकट्ठा करना है, अपनी रिसोर्सेज को, कैपिटल को, रॉ मटेरियल को, और यहाँ की लैंड, लेबर, कैपिटल को, और हम बिल्डिंग्स को, मतलब हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना एक जगह पर, वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहले हमने प्लानिंग की सब चीज़ की, फिर उसको इकट्ठा किया। स्टाफिंग का मतलब कहता है फाइंडिंग अ फ्रेंड, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को प्लानिंग कर ली, और प्लानिंग करने के बाद हमने सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। जैसे कि मान के चलिए हमने एक 100 प्रोडक्ट्स को, यूनिट्स को बनाने के लिए हमने किसी भी चीज़ का प्लानिंग की कि हमें 100 प्रोडक्ट्स आज बनाने हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बारे में रॉ मटेरियल, किस तरीके की मशीनरी यूज़ होने वाली है, उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। फिर स्टाफिंग, उस मशीन को आखिर चलाएगा कौन, वर्कर या वर्कर्स चलाएंगे ना, और वर्कर्स चलाएंगे, उस चीज़ को डायरेक्ट कौन करेगा, उन सब के लिए हमें करनी पड़ती है स्टाफिंग। डायरेक्टिंग का मेन वर्क होता है, डायरेक्टिंग का रेफर टू द लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग। देखो डायरेक्टिंग का वर्क होता है, जैसे कोई भी वर्कर डिमोटिवेट हो जाता है तो उसे मोटिवेशन करना,
उसे इम्प्रूविंग देना, उसे प्रमोशन देना, उसे डिमोटिवेशन, दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, हम इसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लानिंग आपको यहाँ समझ में आ गया कि सेटअप द प्लान, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि प्लान करने के बाद सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि इकट्ठा करना। स्टाफिंग का मतलब होता है कि द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब जिस अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी स्किल्स के हिसाब से उसे काम देना। और डायरेक्टिंग का मतलब होता है व्हेन अ वर्कर डी मोटिवेट इन अकॉर्डिंग टू द वर्क टाइम। कोई भी अगर वर्कर है जो कि काम करते समय डिमोटिवेट हो गया है, मान के चलो, तो हम क्या करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, उसे लालच देते हैं किसी तरीके से वो काम को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को किसी भी तरीके से पूरा कर सके। तो ठीक है, आपको ये समझ में आए होंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आज हम बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग। अब आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो कंट्रोलिंग क्या होता है, हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के ऊपर डिपेंड होता है, जो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के ऊपर। इट इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड, मीजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर एनी डेविएशन। कंट्रोलिंग का मेन वर्क यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जैसे कि आपने किसी भी चीज़ को अपने किसी भी दिमाग में सेटअप किया कि आज हमारी कंपनी के अंदर 100 प्रोडक्ट बनेंगे। 100 प्रोडक्ट ना बन के वो 80 प्रोडक्ट रह गए, तो आपने एक्चुअल और स्टैंडर्ड को दोनों को कंपेयर किया, तो आपकी जो 20 की जो डेविएशन आती है, 20 की जो कमी आती है, उसको पूरा करने के लिए आप उस प्लानिंग के प्रोसेस को दोबारा करोगे और उसका फीडबैक लोगे कि किस तरीके से आखिर ये डेविएशन आई कहाँ पर। ठीक है, तो हम इनको कोई चिंता की बात नहीं है, इसको हम आगे चल के, ये पूरा चैप्टर है, हम इसको अच्छी तरीके से डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक सुपरवाइजर और एक सबॉर्डिनेट के बीच में जब तक अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं होगा तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा नहीं हो सकता। पढ़ते हैं। Coordination is the force which synchronizes all the function of management and activity of different departments. Lack of coordination results in overlapping, duplication, delay, and chaos. It concerns with all the three levels of management. If all level management are looked there, they become group. And in the case of every, they are also require coordination among their coordinate. It is implied, inherent in all the function of an organization. सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है भाई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे तक वर्क नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब आपके बीच में तालमेल नहीं होगा एक लेवल से दूसरे लेवल के और दूसरे से तीसरे लेवल तक, जैसे मान के चलिए आप एक क्लास में बैठे हो और आप लोगों के बीच में कोई भी एक यूनिटी या कोई भी एक बातचीत नहीं है, तो और आपको एक गेम खेलना है और आपके अंदर कोई भी तालमेल नहीं है, तो आप क्या किसी गेम को खेल पाओगे? इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में, एक वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में, एक टॉप लेवल से लेकर मिडिल लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, तीनों लेवल्स के बीच में ये सारे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑल्सो मैनेजमेंट। ओके, तो आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर इसकी कमी से, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ओवरलैपिंग हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकती है, डिले हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ, जैसे कि अब हम बात करेंगे इसमें प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये क्या होता है, जहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन ही इन सब चीज़ों को एक दूसरे को रिलेट करता है। कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो जान लेते हैं हम इसके बारे में। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। क्या करता है कोऑर्डिनेशन, हमेशा एक ग्रुप बनाता है, ग्रुप एफर्ट्स की तरह काम कर। इट इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज पार विद द प्लान्स एंड शेड्यूल। कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि सारे जो हमने प्लान्स को बनाए हैं वो सारे एक ही तरीके से सीक्वेंस में करता है। कोऑर्डिनेशन एंड से यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक यूनिटी में वर्क करना। अगर आप लोगों के वर्कर्स या सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में या किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वहाँ लैप्स हो सकते हैं, ओवरलैपिंग हो सकती है और क्योर्स हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन, इट इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को बाइंड करके रखता है एक जगह पर। एंड दैट ऑल ऑफ फोकस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसका जो मेन होता है गोल होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना होता है।
कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इट नेवर एंडिंग प्रोसेस एट इट फील्ड एट लेवल्स एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस विद यूनिट कंट्रोलिंग। इसका मेन वर्क भी होता है कंट्रोलिंग भी करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किसी को कंटिन्यूस चलाते रहना। क्योंकि अगर मान के चलिए बीच में अगर किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन टूटता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरा नहीं हो सकता और डिले इन डिसीजन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजर की होती है कोऑर्डिनेशन को पूरा करने की। कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। It's the responsibility of all individuals of an organization to carry their work in a responsible manner, coordinate with each other to achieve the organization goal. हर एक मैनेजर जो प्रति बंदा एक कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके नीचे जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उनसे अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करे ताकि वो उसको अपने काम को पूरा अच्छी तरीके से कर सके। Coordination is a deliberate function. A manager has to coordinate the effort of different people consequently in a deliberate manner. In other words, coordination never is driven by itself, rather it is a conscious effort on the part of every man. देखो कोऑर्डिनेशन इज डायलिबरेट का मतलब क्या है कि हर जगह एक ही जैसा कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता मैनेजर। उसको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन इज स्टेबल सेल्फ वेदर, और अलग अलग तरीके से उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि किस तरीके से वो वर्क को कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। हाँ, ये परवेसिव फंक्शन नीड ऑल द डिपार्टमेंट एंड ऑल लेवल लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैरी ओवर लिविंग एक्टिविटी। तो हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। इट नीड्स इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल्स लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन लीड टू ओवरलैपिंग एक्टिविटी। तो आपको यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा। और इसके हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। देखो, ग्रोथ इन साइज, फंक्शन, डिफरेंशियल, स्पेशलाइजेशन क्या होती है। An organization growth or result increase in the number of employed with a verified individual aspiration of culture. So it is important to harmonize individual goals with the goals of the organization coordination. ग्रोथ इन साइट किस तरीके से कोऑर्डिनेट ग्रोथ करता है अपनी गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को बढ़ाने में। देखो, एक दूसरे से जब कोऑर्डिनेशन होगा तो इजीली तरीके से आप कोऑर्डिनेट हो सकते हो, एक दूसरे से कुछ भी पूछ सकते हो, या कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प ले सकते हो, या कोई भी जो मेथड यूज़ कर सकते हो वर्कर से काफ़ी इंसेंटिव, और जिससे कि आप अगर वर्कर से आप इंसेंटिव, वर्कर आपसे कुछ मेथड मांग रहा है तो आप वर्कर से पूछ सकते हो। तो इससे क्या होता है, अपनी ग्रोथ होती है अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की। फंक्शन डेफिनेशन, all the department and division may their own objective policies and their own style of working. However, all department, individual and independent cannot work in isolation. Thus coordination is necessary linking activity of the various departments. हाँ, कोई भी एक डिपार्टमेंट अपने अलग अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता अगर एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ठीक है, और इसको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तब तक इन दोनों के बीच में जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक ना तो फाइनेंस वहाँ से आएगा और ना ही रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। और ना जब तक रॉ मटेरियल नहीं खरीदा जाएगा तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक सेल डिपार्टमेंट वाला सेल नहीं कर पाएगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन टूटने के कारण ये सब नहीं हो सकता। इस और थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्पेशलाइजेशन। मोस्टली स्पेशली द फीलिंग ऑफ सुपरियरिटी एंड प्रायोरिटी इज देयर जोन एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन सीक टू सीक्वेंस एंड इंटीग्रेट ऑल स्पेसिफिक एक्टिविटी इन द होलसम एफर्ट। स्पेशलाइजेशन क्या होता है यहाँ पर कि एक कोऑर्डिनेशन होता है जो कि एक स्पेशलाइजेशन को क्रिएट करता है कि किस तरीके से हमें वर्क को करना है। फीलिंग एक सुपरियरिटी की प्रायोरिटीज मिलती है कोऑर्डिनेशन के अंदर देयर जोन एक्टिविटी, और अपनी जोन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ द बिजनेस स्टार। बाय।